बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर शुमाइला गफ़ार और आप देख रहे हैं सेहत सब के लिए। नाजरीन, जनवरी का महीना है एंड इट्स दैट टाइम ऑफ द ईयर जब सर्दी अपने पीक पर होती है और बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ऐसे में वो लोग जो कि एक्सट्रीम ऑफ एजेस हैं, यानी कि बच्चे और बूढ़े, उनके बीमार होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और अगर खुदा न ख्वास्ता साथ कोई मेडिकल कंडीशन भी हो तो फिर बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत होती है। जैसे कि वो लोग जो कि इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, इनमें डायबिटिक्स आते हैं, और वो लोग जिनको दिल का मसला लाहक होता है, इनमें एक आम सा नज़र आने वाला फ्लू भी बहुत हद तक बिगड़ सकता है, यहाँ तक कि नमूनिया हो सकता है, पेशेंट वेंटिलेटर पर भी जा सकता है और बाज़ सूरतों में तो दिल भी फेल हो सकता है। इसकी वजह ये है कि दिल और फेफड़े ऐसे अज़ा हैं जो दोनों मिलकर काम करते हैं। फेफड़े आपके खून में से कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल कर इसमें ऑक्सीजन को ऐड करते हैं और इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों तक पहुंचाने का काम दिल का होता है। अगर इस मशीनरी के किसी भी पुर्जे में कोई ख़राबी आ जाए तो फिर ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये आपके जिस्म में सही तरीके से नहीं पहुंच सकता, इसकी फराहमी जो है वो मुनक़ता हो जाती है और इस वजह से बहुत सारे मसाइल जन्म ले लेते हैं। और वो जिस्म जो कि वैसे बिल्कुल ठीक काम कर रहा होता है वो भी डेली एक्टिविटीज़ नहीं कर सकता, यहाँ तक कि अपना बोझ भी नहीं उठा सकता। इस पर आज हम डिटेल में बात करेंगे कि सर्दियों से किस तरह से बचा जा सकता है, सर्दियाँ किस तरह से इंसानी जिस्म को मुतासिर करती हैं और एहतियाती तदाबीर क्या होनी चाहिए। और साथ साथ प्रोग्राम में आपकी कॉल्स का सिलसिला भी जारी रहेगा। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं हमारे मेहमान खुसूसी मेजर जनरल रिटायर्ड अज़हर महमूद कियानी साहब, जो कि किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। RIC के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रह चुके हैं, AFIC को भी कमांड कर चुके हैं और बहुत सारे अहम ओहदों पर फाइज रह चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, जी, वेलकम टू द प्रोग्राम। थैंक यू जी। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। जी सर, जिस तरह कि मैंने कहा कि सर्दी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और सर्दी में हम देखते हैं कि अक्सर हमें नज़र आता है कि पत्तों पर ओस भी जमने लग गई है, और अगर कोई पानी पड़ा हुआ है या आप पाइप्स अगर हम देखते हैं पानी की तो उनमें भी पानी जम जाता है। तो क्या खून भी इंसानी जिस्म में जमना शुरू हो जाता है और इसका बहाव भी क्या मुतासिर होता है सर्दियों में? देखिए, बहाव तो नहीं मुतासर होता, उसका टेम्परेचर है वो मेंटेन रहता है, बहाव भी मेंटेन रहता है। एक जो चीज़ सर्दियों में होती है वो होता है कि अगर ज़्यादा सख्त सर्दी होगी तो दिल का काम बढ़ जाता है और उसमें गर्माइश पहुँचाने के लिए उसका जो पंपिंग है वो ज़्यादा हो जाती है। लेकिन सर्दी से कई दफ़ा दिल की जो नालियाँ हैं वो सिकुड़ जाती हैं और सिकुड़ने की वजह से कई दफ़ा आपको एंजाइना या दिल का दर्द शुरू हो जाता है। और इसी तरह जब दिल के ऊपर बोझ पड़ता है तो आपके हार्ट फेलियर जो कि कंट्रोल, जिनको लोगों को हार्ट फेलियर का आर्जा होता है, वो जो कंट्रोल होता है वो ख़राब होना शुरू हो जाता है। इसी तरह आपका ब्लड प्रेशर डिस्टर्ब हो जाता है। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि जैसे आज का मौसम है, बहुत ज़्यादा धुंध है, नज़र नहीं आ रही, टेम्परेचर बहुत डाउन है, 7, 8, 9 पे जो है वो टेम्परेचर है। इस मौसम में कोशिश ये करें, स्पेशली जो बुज़ुर्ग लोग हैं, कि वो गैर ज़रूरी तौर पे घर से बाहर ना निकलें। अगर निकलें भी तो अपने आप को प्रॉपर ढांप पे निकलें और कोशिश ये करें कि गर्म चीज़ों का, जैसे कहवा है या यखनी है या चाय है, इसका इस्तेमाल ज़रा ज़्यादा करें। दूध, गर्म दूध का ज़रा इस्तेमाल ज़्यादा करें और अपने आप को कवर करके रखें। और जैसे आपने बात की कि ऐसा मौसम और ऐसा जो उम्र में जब एक फ्लू आता है, जो नॉर्मल फ्लू सेल्फ लिमिटिंग होता है, 3-4 दिन रहता है फिर खुद ही ठीक हो जाता है, वो भी जानलेवा साबित हो सकता है। क्योंकि उससे नमोनिया हो सकता है और उस नमोनिया की वजह से दिल के ऊपर बोझ पड़ता है और हार्ट अटैक हो सकता है, दिल फेलियर हो सकता है। आजकल जो हमारे पास मरीज़ ज़्यादातर आ रहे हैं वो ऐसे ही आ रहे हैं। और कई दफ़ा होता है कि आप एंटीबायोटिक लेते हैं, टैबलेट है या कैप्सूल कोई लेते हैं तो उसका असर नहीं होता। तो जब आप देखें कुछ एंटीबायोटिक का नहीं असर हो रहा तो फिर फ़ौरन डॉक्टर के पास पहुँचे। हो सकता है कि आपको फिर जो इंजेक्टेबल है, यानी कि IV जो है, आपको एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत हो, और वो जब उनका असर सही होता है फिर ओरल पे डाल देते हैं और फिर आप घर चले जाते हैं। और ये जो ट्रीटमेंट है वो साथ शुरू हो जाना चाहिए, उसमें सुस्ती नहीं करनी चाहिए। उसमें अगर आप जब सुस्ती करते हैं क्या डॉक्टर को दिखाना है या खुद ही ठीक हो जाएगा, वो खुद ठीक नहीं होता, वो बढ़ता चला जाता है और फिर निमोनिया की शक्ल अख्तियार कर लेता है। जैसे आपने कहा, फिर नौबत आ जाती है कि कई दफ़ा इतनी सख्त सांस ख़राब होता है कि आपको वेंटिलेटर पर डालना पड़ता है और फिर वो कई हफ्ते ले लेता है ठीक होने में, जो कि चंद दिनों में ठीक हो सकता है। अच्छा सर, मेरा यही आपसे सवाल था। आई एम ग्लैड कि आपने उसको खुद ही बता दिया
किया कि इमरजेंसी में आजकल वो पेशेंट्स आ रहे हैं जो कि नॉर्मली स्टेबल होते हैं, उनको कोई मसला नहीं होता, लेकिन अगर फ्लू हुआ और उन्होंने एहतियात नहीं की, सही से दवाई नहीं ली, तो फिर वो बिगड़ जाती है बीमारी। तो सर कौन सा फ्लू ऐसा है जिसके लिए वाकई डॉक्टर के पास चले जाना चाहिए? क्योंकि ये फ्लू, खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, इसको तो हम सीरियस लेते ही नहीं हैं, तो वो कब आपको चले जाना चाहिए डॉक्टर देखें, के जब पास? आपको गला ख़राब हो या छाती इतनी ज़ोर की खांसी हो और साथ आपको बुखार हो और साथ आपका बलगम का रंग बदलना शुरू हो जाए, पीला होना शुरू हो जाए या सब्ज़ होना शुरू हो जाए, तो इसका मतलब ये कि इन्फेक्शन है। और फिर आपको अगर तो एंटीबायोटिक डॉक्टर साहब ने आपको दिए हुए और उनका असर नहीं हो रहा, तो फिर ज़रूरत होती है कि फिर दाखिल होके या फिर कैनुला लगा के आईवी जो एंटीबायोटिक है वो शुरू हो जाने चाहिए। कई दफ़ा दवाइयों का, कैप्सूल का, टैबलेट का असर नहीं होता, तो फिर इंजेक्शन की ज़रूरत पड़ती है। तो ये वो वाला जो आपको बुखार कर दे, आपके रेशे का रंग बदल दे और आपकी खांसी ठीक ना, और जो आपको लागर कर दे ठीक। और ना आप खा सकें, ना आपको भूख लग रही है, ना खाने को दिल कर रहा है, खाते हैं तो जो है वो मतली आ जाती है, तो फिर उस सूरत में आपको कई दफ़ा दाखिल होने की ज़रूरत पड़ती है और दाखिल होकर फिर इलाज कराने की ज़रूरत पड़ती है। और ज़्यादातर फ्लू जब घर में शुरू होता है, गला बुखार होता है, तो फ़ौरन ही एंटीबायोटिक और आपकी दवाइयाँ शुरू हो जानी चाहिए। डॉक्टर साहब की मशवरे के साथ वो देखें कि एंटीबायोटिक की ज़रूरत है तो वो ठीक है। एंटीबायोटिक शुरू कर दें। और एंटीबायोटिक की भी ऐसी डोज होनी चाहिए जो इफ़ेक्टिव डोज हो। कई दफ़ा हम एंटीबायोटिक लेते हैं तो ऐसी डोज लेते हैं जो बच्चों वाली डोज होती है। आप तो समझते हैं कि आप दवाई ले रहे हैं, लेकिन वो प्रॉपर डोज नहीं है और उसका असर नहीं होता अच्छा सर, अगर और डॉक्टर रेजिस्टेंस ने, पे डेवलप हो जाती है। बिल्कुल ऐसे ही है, और अगर डॉक्टर ने कहा है कि दिन में 2 दफ़ा लेनी है, तो मैंने ऐसे मरीज़ भी देखे हैं, वो कहते हैं नहीं ये तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो हम एक ही दफ़ा ले रहे हैं डॉक्टर साहिबा, और फिर वो कहते हैं कि हम साथ दूध वगैरह ले रहे हैं तो उससे कवर हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। जो कि डॉक्टर ने डोज़ लिखी है वही आपको इस्तेमाल करनी चाहिए। थोड़े से सर बात करते हैं वैक्सीन्स के मुतालिक कि फ़्लू की जो वैक्सीन है वो क्या लगवानी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी मैंने देखे हैं जो ये सवाल करते हैं कि डॉक्टर साहिबा ये जो वैक्सीन है ये तमाम जो स्ट्रेन्स हैं वायरस के उनको तो कवर नहीं करी, तो फिर हम क्यों लगवाएं? नहीं, उसमें उनकी बात किसी हद तक ठीक है, लेकिन जो लगा लें और जो जिस स्ट्रेन को कवर करती है उसको तो कवर कर लेना। हाँ। तो ये ज़रूरी होता है कि आप हर साल अक्टूबर के महीने में, 10वें महीने में ये फ्लू की वैक्सीन लगवा लें। और साथ ही साथ वो जो बुज़ुर्ग हैं उन्हें निमोनिया की वैक्सीन है वो भी लगवा लेनी चाहिए, ताकि एटलीस्ट जो स्ट्रेन है उससे बचें। वो स्ट्रेन तो उन्हें ख़राब ना करे। सारे स्ट्रेन तो कवर नहीं होते, लेकिन काफ़ी हद तक बचत हो जाती है, तो लगवानी ज़रूर चाहिए। और हर साल अक्टूबर के महीने में लगवा लेनी चाहिए। इस दफ़ा तो कोई थोड़ा सा प्रॉब्लम उसकी अवेलेबिलिटी का था, शॉर्टेज हो गई थी, मार्केट में शॉर्टेज हो गई थी। तो कोशिश ये करें कि फ्लू वैक्सीन लगवा लें ताकि आप जो फ्लू से है वो बचे रहें। और ये बच्चों की ज़िम्मेदारी है, क्योंकि मैंने देखा है कि अक्सर औकात जब पेरेंट्स बीमार होते हैं तो वो उम्र के उस हिस्से में होते हैं कि वो कहते हैं कि हमने डॉक्टर के पास नहीं जाना और हम खुद ब खुद ठीक हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगी नाज़रीन कि ये बच्चों की ज़िम्मेदारी है कि वो अपने पेरेंट्स पर नज़र रखें, उनके सिम्टम्स को देखें। अगर उनको लगता है कि सिम्टम्स ख़राब हो रहे हैं तो बर वक्त डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी है। इसी तरह हमने कहा कि वैक्सीन लगाना भी ज़रूरी है। सर, अगर घर में एक शख्स को फ्लू हो जाता है तो फिर बाकी लोगों को क्या एहतियात करनी चाहिए, और स्पेशली अगर आपके घर में कोई दिल वाला मरीज़ मौजूद है तो फिर क्या एहतियाती तदाबीर होनी ये चाहिए? बहुत ही अच्छा सवाल है। आई थिंक जिसको फ्लू है, एक तो उस बंदे के कमरे में ना जाए, अच्छा। उनसे हाथ ना मिलाए, और जब जाए तो अगर कहीं मजबूरी है तो मास्क पहन के जाए। और जो बुज़ुर्ग हैं, जो बाकी लोग हैं, उन्हें भी मास्क पहन लेना चाहिए, क्योंकि ये फ्लू जो है इसका वायरस है, बड़ी जल्दी हवा में ड्रॉपलेट्स होते हैं और जिसमें आप सांस लेते हो तो बड़ी जल्दी एक से दूसरे बंदे में ये जो है लग सकता है और फिर पूरे घर जो है वो बीमार पड़ जाता है। तो इससे अगर आप ये एहतियाती तदाबीर करें कि वो जो टॉवल इस्तेमाल कर रहे हैं वो तौलिया इस्तेमाल ना करें, जो वो रुमाल या कोई चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं वो ना करें, जो उनके बर्तन है स्पेशली ग्लास वगैरह है जिसके साथ वो पानी पीते हैं या कप पीते हैं, उनको प्रॉपर धो लें और फिर इस्तेमाल करें, क्योंकि वायरस वहाँ पे होता है जो इजीली लग सकता है, किसी और को लग सकता है। तो ये चंद एहतियाती तदाबीर है जो हर एक को करनी चाहिए। और जिसको फ्लू है उससे लोग घर वाले ज़रा थोड़ा सा दूर रहें तो ज़्यादा बेहतर है। और अगर वो छींके मारे भी तो या तो मास्क हो तो या सामने मुंह पे रुमाल रख के तो फिर छींक मारे, ताकि हवा में जरासीम वो ना जाएँ, क्योंकि जो हवा में जरासीम जाएंगे जो भी उसमें सांस लेगा तो उसको भी ये मर्ज जो लाहक हो सकता है। बिल्कुल। और जिस तरह की मैंने कहा कि अगर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड अगर कोई भी वो तो शख्स बहुत ज़्यादा होता है, हुआ जी। उसके, बिल्कुल फिर उनके तो कमरे में किसी को जाना ही नहीं चाहिए। अगर जाए भी तो प्रॉपर जो है वो अपने मास्क वगैरह पहन के जाए,
हाथ उसके साफ़ हो, उनके किसी चीज़ को हाथ ना लगाए, क्योंकि इनके जरासीम जो कि नॉर्मल जरासीम होते हैं, बंदे को कुछ नहीं कहते, उसके लिए वो ख़तरनाक जरासीम हो सकते हैं इम्यूनो कम्प्रोमाइज़ के लिए। तो वो स्पेशल इंस्ट्रक्शंस होती हैं, जो भी ऐसे मरीज़ होते हैं जिनको मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ होती हैं, जिनको गुर्दे की भी बीमारी है, जिगर की भी बीमारी है, फेफड़ों की बीमारी है, स्ट्रोक भी हुआ है, इनको बड़ी जल्दी जो है इस तरह की इन्फेक्शन होती है और बड़ी जल्दी पकड़ते हैं, तो इनका स्पेशल जो है वो ध्यान रखना पड़ता है। बिल्कुल सर, और ये बात मैंने इस वजह से की क्योंकि मेरे सामने एक पेशेंट थे जिनका किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था और उसके बाद उन्होंने कहा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, एहतियात नहीं की, और चूंकि वो ऐसी दवाइयों पर होते हैं कि वो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड होते हैं, तो ही डाइड बिकॉज ऑफ दिस फ्लू, और ये फ्लू जो था बिगड़ कर नमोनिया हो गया, उनके फेफड़ों में पानी पड़ गया। तो हमारा मैसेज नाजरीन आपको यही है कि बज़ाहिर आम सा नज़र आने वाला फ्लू भी बिगड़ सकता है और पेशेंट को काफ़ी तकलीफ़ दे सकता है। सर, कोरोना की थोड़ी सी बात करते हैं कि क्या कोरोना बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, या आपके इमरजेंसी में या फिर अस्पतालों में कोरोना के अभी भी कुछ पेशेंट्स आ रहे हैं? नहीं जी, अभी ये बहुत ज़्यादा पेशेंट आ रहे हैं, लेकिन वो जैसे वो कहते हैं ना, हर्ड इम्यूनिटी हो जाती है कि बार बार फ्लू हो के बार बार इन्फेक्शन हो के आपकी इतनी एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं कि आपको पता नहीं चलता। लेकिन यही वाली आपकी बात है कि जहाँ पे आपको पता चले कि इन्फेक्शन है जो सबको लग रही है, तो वहाँ पे मास्क, आइसोलेशन, हाथ के सैनिटाइज से साफ़ करना, ये सारी की सारी जो प्रिकॉशंस है वो SOPs ये ऑब्ज़र्व करनी चाहिए। और जहाँ पे ये मसला हो, देखें ये जब कोरोना इतना ख़तरनाक नहीं होता जब आप इसको नज़रअंदाज करते हैं या निगलेक्ट करते हैं, तो जब वो स्टेज पे पहुँच जाता है जहाँ पे जाके आपका हर सिस्टम कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, आपकी सैचुरेशन ड्रॉप होनी शुरू होती है, नमोनिया हो जाता है, लंग्स ख़त्म हो जाते हैं, बाकी सिस्टम की इन्फेक्शन हो जाती है, वो स्टेज को संभालना फिर बहुत मुश्किल होता है। शुरू के जो इसकी स्टेज होती है उस स्टेज में ये काबू हो सकता है। इसके सर्टन टेस्ट होते हैं। आई थिंक आपने चेस्ट फिजिशियन को, जो हमारे इन्फेक्शन स्पेशलिस्ट हैं, उनको फ़ौरन कंसल्ट करना चाहिए, और वहाँ पे वो बेसिकली उसके सर्टन टेस्ट है, वो टेस्ट बताते हैं कि आपका कोरोना कैसे प्रोग्रेस कर रहा है, क्या कंट्रोल में है या बढ़ रहा है या उसकी शिद्दत बढ़ रही है। अगर उसकी शिद्दत बढ़ रही हो तो फिर स्पेशल एंटीवायरल इंजेक्शन है वो शुरू कर दिए जाते हैं ताकि वो शुरू में ही कंट्रोल हो जाए। अगर उससे ना कंट्रोल हो तो साथ कोई और इंजेक्शन शुरू कर देते हैं। तो उसकी ट्रीटमेंट तो है। अभी तो कोरोना को वो वाली चीज़ नहीं जो पहले हमने फेज देखा, स्टेज देखा जिसमें बहुत ज़्यादा अमवात हुई थी। अब जो है वो मैनेजेबल है, और जैसे हर्ड इम्यूनिटी आता है, थोड़ी देर रहता है आपको, फिर आप अगर सुस्ती करें तो फिर आपको पकड़ लेता है। और उसमें से जब भी आपको कोशिश हो कि जहाँ पे आपकी सांस खराब होनी शुरू होगी है तो अपनी सेचुरेशन ज़रूर चेक करें। देखिए सेचुरेशन को आपके पास वो ऑक्सीमीटर जो है आराम से मिल जाता है, उंगली पे लगा के वो आप सेचुरेशन कोशिश है जहाँ आपकी 90% से नीचे ड्रॉप होनी शुरू हो जाए, आप फ़ौरन डॉक्टर की तरफ रजू करें। हो सकता है कि आपकी मामला बढ़ रहा है और उसी स्टेज पर उसे काबू किया जाए, तो फिर जाके वो जो भी बीमारी है, कोरोना है या फार इन्फेक्शन, दैट मैटर कोई भी इन्फेक्शन है, वो जल्दी कंट्रोल होती है। बिल्कुल, और ऑक्सीमीटर बड़े आराम से मार्केट में अवेलेबल है और बड़े आराम से आप इसको लगाकर खुद ही चेक कर सकते हैं। और आपने बताया कि 90% से अगर आपकी सैचुरेशन कम है नाजरीन, तो फिर ये ख़तरे की अलामत है और ऐसे में आपको डॉक्टर के पास ज़रूर जाना चाहिए। सर, कमिंग टू द कोरोना वैक्सीन, क्योंकि बहुत सारी आरा हैं इसके मुतालिक, लोग ये कहते हैं कि वैक्सीन लगाने से बहुत सारे मसाइल हुए। बिकॉज़ यू आर अ कार्डियोलॉजिस्ट, तो मैं आपसे ये कंफर्म करना चाहती हूँ क्योंकि कुछ वैक्सीन्स ऐसी थी जिनके बारे में ये रिसर्च आई कि ये खून के लोथड़े बना देती हैं एंड दे आर नॉट सेफ़। तो बहुत सारे लोगों के जहनों में ये सवाल हैं कि हमने ये वैक्सीन लगा ली है तो क्या हमें हार्ट अटैक हो सकता है। क्योंकि आई एम सेइंग दिस बिकॉज सोशल मीडिया पर बहुत सारी ऐसी वीडियोज़ सामने आ रही हैं जिनमें मुख्तलिफ़ किस्म के डॉक्टर अपनी अपनी आरा दे रहे हैं। तो आप इस मुतालिक क्या कहेंगे, क्या वैक्सीन लगाना ज़्यादा ख़तरनाक है या कोरोना ज़्यादा ख़तरनाक है? देखिए, एक तो सबसे पहले तो ये है कि सोशल मीडिया पे कभी यकीन ना करें, सारी फेक न्यूज़ होती है, बहुत ज़्यादा गलत मुबालगा में जो है वो वीडियोज़ होती हैं और वो सोशल मीडिया के जो मैसेजेस होते हैं वो गलत होते हैं। मैंने 4 दफ़ा वैक्सीन लगवाई, मेरी पूरी फैमिली ने 4 दफ़ा वैक्सीन, हमें कोई इशू नहीं हुआ, और इट्स सेफ़। ना लगवाना जो है वो आप अपने साथ ज़्यादती है, और ये आप जो है किसी प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। लगवाना बहुत ज़रूरी है, और लगवाएं तो आपको इससे इम्यूनिटी मिल जाती है और डेफिनेटली उसका बहुत फ़र्क पड़ता है। पूरी दुनिया में वैक्सीन लगी हुए, कुछ वैक्सीन जैसे आपने कहा कुछ के इश्यूज़ हुए थे, वो थ्रोम्बोसिस वगैरह हुआ, ब्लड जब गाढ़ा हुआ, थिक हुआ, क्लॉट बनने शुरू हुए, वो वैक्सीन फिर एडवाइस किया जाता था कि ये वैक्सीन ना लगवाएं, बाकी जो सेफ़ वैक्सीन है वो लगवाएं, और वैक्सीन लग रही है और कोई बिल्कुल ठीक ठाक। कुछ होते हैं, देखिए कुछ लोग ऐसे होते हैं कि हम हर प्रोफेशन में ऐसे लोग होते हैं, कोई ना कोई उन्होंने सनसनी
ज़रूर फैलानी होती है। जी। और यही जो अभी आजकल सोशल मीडिया में आ रहा है, उन्होंने कहा जी लोग आराम से बैठे हुए हैं, वैक्सीन लगी हुई है, क्या अब नया शोशा छोड़ा जाए जी। कि लोगों को परेशान किया जाए, तो इस तरह के शोशे छोड़ रहे हैं कि जी वैक्सीन से ये हो गया, फलां को ये हो गया। अब लोग जो है वो नफ्सियाती तौर पे इतने दबाव में हो जाते हैं, वो नामुल होते हैं, उनके आम से सिम्टम्स में कहते हैं हाँ हाँ मैंने वैक्सीन लगाई थी, उस वैक्सीन लगाने के बाद मुझे ये बिल्कुल होगा। ऐसा वही ही मैं है। आपको बता दूं कि हमने वैक्सीन आई थिंक काफ़ी दफ़ा हमने खुद भी लगवाई, लगवाई हैं, बीइंग कोई उससे डॉक्टर्स, इशू नहीं आपने हुआ, भी कोई लगाई है, प्रॉब्लम मैंने नहीं भी हुआ, लगवाई है। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक है। हाँ। और वैक्सीन का शुरू में जो किसी को रिएक्शन हो या कोई ऐसा हो इफेक्ट शुरू में होता है, बाद में लॉन्ग टर्म उसका कोई ऐसा उस तरह की कोई इफेक्ट नहीं है। ठीक है। अगर है भी तो इतना रेयर है कि 1 in 1000 किसी को है कोई सिलसिला, तो वो किसी दवाई से भी हो सकता है, किसी से भी हो सकता है। इसलिए सेफली वैक्सीन लगवाएं और उसका कोई ऐसा नुकसान नहीं है। बिल्कुल। और यही है सर, सोशल मीडिया पर बहुत सारी वीडियोस ऐसी होती हैं कि व्यूज़ लेने की खातिर वो सनसनी फैला देते हैं और गलत इन्फॉर्मेशन आवाम तक फैलाई जाती है। और यही मकसद है हमारे प्रोग्राम का कि हम यहाँ पर आपको हमने इनवाइट किया होता है, बीइंग डॉक्टर्स हम खुद भी नाज़रीन आपको एडवाइस करते रहते हैं कि क्या सही इन्फॉर्मेशन है, और यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन दी जाती है वो रिसर्च सोर्सेज से आती है। तो इस वजह से वैक्सीन लगवाना हमेशा से बेहतर है, लगवा लेनी चाहिए। सर आज मैं जब आ रही थी तो बाहर बहुत ज़्यादा फॉग और स्मॉग भी थी, और मैंने देखा कि बहुत सारे लोग मोटरसाइकिल पर जा रहे थे। ऐसे में मैं ये पूछना चाहती हूँ कि अगर कोई ऐसी फैमिली है जिनके पास कार नहीं है, फिर दिल का मरीज़ है, उसको चेकअप के लिए ले जाना है उन्होंने, तो क्या उसको मोटरसाइकिल पर वो लेकर जा सकते हैं या कोई टैक्सी हायर कर लेनी चाहिए, क्या करना चाहिए? देखिए जी, जो आपको जिसमें आपको सहूलत हो, ठीक है। जहाँ पे आपके पास जो आप अफोर्ड कर सकते हैं, मोटरसाइकिल पे भी लेके जा सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप तेज़ी में जाएं, अपने आप को प्रॉपर कवर करके रखें, टोपी, मफलर, जैकेट, नीचे पजामा और उसके ऊपर शलवार आप पहन लें, मोटी जुराबें पहन लें और मुंह को ढांप के रखें, मफलर से ढांप के रखें, तो कोई इशू नहीं है। जो आपको अगर आराम से गाड़ी है तो उस पर ले आएँ, गाड़ी नहीं है और अब आप टैक्सी अफोर्ड नहीं कर सकते तो मोटरसाइकिल पे ले आए, मोटरसाइकिल नहीं है तो साइकिल पे ले आए। जो सवारी आपको अवेलेबल है उस सवारी को लेके आप पहुंच जाए उसमें से। हाँ, हवा बहुत तेज़ है, ठंड बहुत ज़्यादा है, टेम्परेचर 7-8 के करीब है, उसमें सर्दी लग जाती है मोटरसाइकिल पे अगर आपने प्रॉपर कपड़े नहीं पहने हुए। उसका बंदोबस्त करके बेशक आराम से मोटरसाइकिल चला के आप अस्पताल पहुंच सकते हैं और ले जा सकते हैं अपने मरीज़ को। सही सर, ये सवाल मैंने इस वजह से पूछा कि बहुत सारे लोग इस वजह से हॉस्पिटल नहीं जाते। वो कहते हैं बहुत ज़्यादा ठंड है और हमारे पास कोई कन्वेंस नहीं है तो हम अभी नहीं जाएंगे, मौसम थोड़ा सा बेहतर हो जाए तब जाएंगे। लेकिन बेहतर ये है नाजरीन कि आप टाइम से डॉक्टर के पास चले जाएं ताकि आपकी जो बीमारी है वो बिगड़े नहीं और मसाइल का सबब ना बने। सर खाने पीने के बाद बाज़ लोगों को ऐसे महसूस होता है कि उनके दिल की धड़कन तेज़ हो गई है, फिर कुछ लोगों को पसीने भी आने लग जाते हैं। तो ये किस चीज़ की अलामत है कि आपका दिल सही से काम नहीं कर रहा या फिर आपने ओवर ईटिंग कर ली है? और स्पेशली दिल के मरीज़ अगर आप हों और आपको खाने के बाद बोझ सा महसूस हो तो इसका क्या मतलब होता है? देखिए, अगर तो दिल का तकलीफ़ है या नहीं भी तकलीफ़ आपको नहीं पहले पता और आप खाना खाते हैं और आपको सीने में बोझ महसूस होना शुरू हो जाता है और फिर बोझ जो है चंद घंटे रहता है जब तक खाना हज़म ना हो जाए, तो वो दिल उसकी एक वजह हो सकती है। और सबसे पहले तो आप ये देखें कि जब भी आप खाना खाएं आपको लगता है कि आपका खाना हज़म नहीं हो रहा, वो इधर अटक गया है और नीचे नहीं जा रहा, ये दिल की वजह से हो सकता है। लेकिन कुछ लोग जो हैं, जैसे आपने कहा खाना खाते हैं और या कुछ ज़्यादा जो मसाले वाला या चटपटा या मिर्चों वाला खाना खाते हैं या वैसे उसमें नहीं भी होती मिर्चें, तो उनको पसीना आना शुरू हो जाता है, दिल की धड़कन से, तो वो बड़े सेंसिटिव होते हैं। ऐसे नॉर्मल भी लोगों को भी ऐसे होता है, इसमें ऐसे परेशानी वाली ज़रूरत नहीं। हाँ, अगर आपको इस तरह की कोई चीज़ हो तो शक निकालने के लिए बड़ा ज़रूरी है। अगर आपका एज ग्रुप जो है 30-40 से ऊपर हो तो फिर आपको अपने ब्लड के सारे दिल के टेस्ट करवा लेने चाहिए। उसमें एक और ETT, इस साल में एक दफ़ा ETT हो जाए तो ज़रा सही पता चल जाता है। अब वो लोग जो कि बाकायदा वर्जिश करते हैं, वॉक करते हैं, डेली 1 घंटा चलते हैं और उस 1 घंटा चलने में उन्हें कोई तकलीफ़ नहीं होती तो उन्हें कोई फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। और जब चलें भी तो उसमें हमेशा हम यही एडवाइस करते हैं कि वो हमेशा खाली पेट चलें, खाने के बाद ना चलें, खाने के बाद चहलकदमी कर सकते हैं। वॉक जो होती है वॉक ना करें, वो खाने के 2 घंटे के बाद करें या पहले वॉक कर लें और बाद में आके खाना खा लें, उस लिहाज से करें तो ठीक है। लेकिन जहाँ आपको खाना खाने के बाद या आपको चलने में सीने में दर्द या बोझ होता हो, आप वहीं पे वो रुक जाएं, उस
सीने के दर्द के दौरान आप बिल्कुल वॉक ना करें, क्योंकि हो सकता है कि अगर आपने वॉक ना रोकी तो हो सकता है कि वो दर्द बढ़ता चला जाए और फाइनली आपको हार्ट अटैक हो जाए या आपका दिल बंद हो। ऐसे हुआ है लोगों के साथ बिल्कुल। कि लोग अपने पार्क में वॉक कर रहे थे या जॉग कर रहे थे और जॉग करते करते उनको कार्डियक अरेस्ट हुआ और उधर दे ड्रॉप डेड, वहीं पे मौत वाक़या हो गई। तो ये बड़ा ज़रूरी होता है कि जब आप चल रहे हो और आपको इस तरह के सिम्टम्स आएंगे, बोझ जो है, तो फिर आप स्लो हो जाएं और स्लो होने से वो ठीक ना हो तो फिर बैठ जाएं ठीक और है। 5-10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा जो है रेस्ट करें और जब वो ठीक हो तो फिर या तो चलना शुरू करें या डॉक्टर को पहले चेक करवाएं और फिर वॉक करें, क्योंकि उस दर्द के दौरान या उसको ना दिखाना जो है ख़तरनाक साबित हो सकता। वो है हमारे बहुत ज़्यादा यंग लोगों के साथ हुए, 40-45 साल 50 साल के लोग थे, वॉक कर रहे थे, जॉग कर रहे थे, बिल्कुल। उन्होंने चेक नहीं करवाया और जॉग के दौरान उन्हें कार्डियक अरेस्ट हो गया अच्छा। और वो बेचारे उसके बाद फिर वो वापस नहीं आए, क्योंकि अरेस्ट होता है वहीं पे अगर वो CPR हो जाए, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन जो हमने डेमो दिखाई थी, वहाँ पे अगर शुरू हो जाए तो शायद दिल वापस आ जाए। और अगर देर हो जाए वहाँ से अस्पताल ले जाने में, जो कि देर हो जाती है, आपको बिल्कुल हो गाड़ी जाती उठा के गाड़ी में डालना फिर अस्पताल लेके जाना, कम से कम आपको आई थिंक आधा घंटा तो मिनिमम लग जाता है बिल्कुल। उसमें। वो जो है उसमें अगर वो दिल बंद रहे तो दिल को नुकसान, फिर उसका वापस आना कई दफ़ा मुश्किल हो जाता है। अगर वापस आ भी जाए तो दिमाग का नुकसान हो जाता है, गुर्दे फेल हो जाते हैं, आपका जो दिमाग डैमेज हो जाता है और आप वेंटिलेटर पे रहते हैं और आप वो वाला जो हाइपोक्सिक डैमेज होता है ब्रेन का, उस वहाँ से आप वापस नहीं आ सकते। बिल्कुल सर, और इसी वजह से हमने CPR भी सिखाया था। यहाँ पर कॉलर है, उनको लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? जी, मैं जुल्फ़िकार बात कर रहा हूँ कराची से। मेरा पूछना ये था, मेरे दिल का एक वाल्व बंद है, उसके लिए स्टैंड के अलावा कोई और हल है? जी, आपकी उम्र क्या है? मेरी 52 साल है। अच्छा, और वॉक वगैरह मैं करता हूँ। ठीक है, सिगरेट तो नहीं पीते आप? नहीं नहीं, सिगरेट डायबिटिक हैं? जी डायबिटिक हैं? शुगर तो नहीं है नहीं आपको? नहीं नहीं, और खानदान कोई में मसला किसी को नहीं है। दिल का मसला है? नहीं, और कोई मसला नहीं ठीक है, है। डॉक्टर ने आपको क्या दवाइयाँ एडवाइस की हैं? जी, कुछ दवाइयाँ लिखी थी, मगर उन्होंने स्टैंड का कहा था, मगर मैं स्टैंड डलवाना नहीं चाह रहा। कौन सी अच्छा, नाली ठीक है, कौन सी दवाइयाँ दी थी उन्होंने आपको? अब ये मैंने देखा नहीं है, एंजियोग्राफी कब दवाइयाँ हुई वगैरह ठीक है, देखी तो एंजियोग्राफी कब हुई है और उसमें क्या आया था? कितने % ब्लॉकेज थी? तकरीबन एक वाल्व बंद था। एंजियोग्राफी 3 माह पहले बंद हुई थी। ठीक है। अच्छा, अब दवाइयों से आपको क्या आराम है या अभी भी दिल का दर्द आ जाता है आपको? नहीं, दर्द वगैरह कुछ नहीं होता। मैं सिर्फ वॉक वगैरह कर रहा हूँ और दवाइयाँ कम ही यूज कर रहा हूँ, बाकी क्योंकि जो है वैसे कोई वो ज्यादा मसला नहीं है। अच्छा, सिर्फ दवाइयाँ क्यों नहीं चलता हूँ तो इस्तेमाल थोड़ा सा करें जो डॉक्टर ने कहा है आपको? असल में दवाइयों से मैं कटता हूँ। तो सिर्फ थोड़ा सा ज्यादा चलता हूँ या तेज चलता हूँ तो सांस फूलता है, वैसे सांस नहीं फूलता। ठीक है, सही है। चलें, आपके सवाल का जवाब लेते हैं। बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। जी सर, ये पेशेंट है हमारे जो कि कह रहे हैं कि दवाइयाँ मैं पूरी तरीके से इस्तेमाल नहीं करा, तो क्या स्टेंट डलवा लेना चाहिए इनको? क्या देखिए करना जी, बेसिकली तो मैं यही कहने लगा था कि पता नहीं वो एक पूरी रिपोर्ट होती है एंजियोग्राफी की, तो उस पर आप सही तरीके से एडवाइस कर सकते हैं, लेकिन अगर डॉक्टर ने बताया कि आपकी एक नाली बंद है और आपको स्टेंट की ज़रूरत है तो फिर स्टेंट डलवा लेना चाहिए था। लेकिन अगर इनका अभी तक ज़हन नहीं मानता और उस पर एग्री नहीं किए तो एटलीस्ट अपनी जो दवाइयाँ वो तो बाकायदगी से लें, क्योंकि इनको हार्ट अटैक किसी वक्त भी हो सकता है अगर ये दवाइयाँ नहीं लेंगे। दवाइयाँ लेते रहे, हाँ दवाइयाँ खा रहे हैं और उसके बावजूद आपको सिम्टम्स हुए हैं, आपको सीने में दर्द होता है, चलते हैं सीनों में दर्द होता है, खाना खाते हैं दर्द होता है, रात को सोए हुए नींद में दर्द होता है, तो फिर आपको स्टेंट की ज़रूरत है, फिर फ़ौरन स्टेंट डलवा लेना चाहिए। लेकिन अगर दवाइयों के साथ आपके सिम्टम्स ठीक हैं और आपको तकलीफ़ नहीं होती तो फिर आप इंतज़ार कर सकते हैं और जब कहीं दर्द हुआ दवाइयों के बावजूद तो फिर आपको स्टेंट ज़रूर डलवा लेना चाहिए। लेकिन एक बात इनको बड़ा ज़रूरी है, यही होता है कि ये जब अचानक हार्ट अटैक होता है तो आपको पता नहीं चलता, आपका दिल बंद हो जाता है, कार्डियक अरेस्ट हो जाता है, मौत वाक़या हो जाती है। ये कहने का ये मकसद होता है अगर आप चाहते हैं कि जी कि आप स्टेंट नहीं, आपका जहन मान रहा और आप नहीं स्टेंट डलवाना चाहते तो चलें ठीक है, जब आपका जहन मानेगा उसे डलवा लें, लेकिन दवाई तो ना छोड़ें। दवाई जो है वो बाकायदगी से लें और जो एहतियात आपको बताई है कि आप पेट भर के खाना ना खाएं, खाना खा के ना चलें, बहुत ज़ोर का काम ना करें, सीढ़ियाँ ना चढ़ें, वज़नी चीज़ ना उठाएं, गुस्सा ना करें, ऊंचा ना बोलें, ये चीज़ें हैं जब आप एहतियात करेंगे तो फिर हो सकता है कुछ भी ना हो। लेकिन ये अगर ये नहीं करेंगे, इसमें लापरवाही करेंगे तो किसी वक्त भी हार्ट अटैक हो सकता ये है। बिल्कुल ऐसे ही है कि आप अपनी ज़िंदगी के साथ खुद खेल रहे हैं और हमने देखा है कि बसा औकात ऐसे मरीज़ आते हैं जिनको अगर ऑपरेशन भी एडवाइस किया है तो वो ऑपरेशन भी नहीं करवाते और फिर दवाई भी इस्तेमाल नहीं कर रहे होते, जिस तरह की ये अभी एग्जाम्पल थी हमारे पास, और ये बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकती है, किसी भी वक्त इनको हार्ट लेकिन अटैक हो सकता ये है। फिर ऐसे होते हैं जिनको इतना सवेर किस्म का हार्ट अटैक होता है कि दिल पूरे का पूरा डैमेज होता है, 10-15% टोटल दिल रह जाता है ना, फिर आप एंजियोप्लास्टी
एंजियोप्लास्टी कर सकते हैं, ना उनकी सर्जरी हो सकती है, और फिर वो उनकी जो लाइफ है, उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ वो बड़ी ख़राब हो जाती है। बिल्कुल। बात करते हैं सांस फूलता है, खाना खाते हैं सांस फूलता है, बाथरूम तक नहीं जा सकते सांस फूलता है, तो वो नौबत क्यों आने दें? हाँ। जब आप उससे बच सकते हैं, इस तरह की नौबत से आप इस तरह की जो कंडीशन से बच सकते हैं, एहतियात करके, दवाइयाँ खा के या अपना इलाज करवा के। बिल्कुल, इसी तरह एक मरीज़ा थी तो वो दवाई नहीं इस्तेमाल कर रही थी, घर वाले उनको कह भी रहे थे, तो कहती हैं ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, मेरी उम्र है जाने की, मेरी डेथ हो जाएगी। तो उनके बेटे ने उनको समझाया कि आपकी डेथ नहीं होगी, लेकिन आपकी जो ज़िंदगी है वो हार्ट अटैक के बाद मुतासिर हो क्वालिटी उसकी जाएगी, क्वालिटी ऑफ लाइफ मुतासिर हो जाएगी। इसलिए नाज़रीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर डॉक्टर ने कोई दवाई लिखी है तो फिर आपने इस्तेमाल करनी है, उसमें से आप पिक एंड चूज़ नहीं कर सकते। सर, एक तो ये हमने केस डिस्कस कर लिया जो कि दवाई इस्तेमाल नहीं करे। कुछ इस तरह के पेशेंट्स होते हैं जो कि दवाई इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन फिर भी उनको दर्द आ रहा है, तो अब इसका क्या मतलब है कि उनको दवाई एडजस्ट करवाने की ज़रूरत है या फिर उनको स्टेंट डलवाने की ज़रूरत है? देखिए, ये आपकी बात ठीक है। बहुत ज़्यादा मरीज़ ऐसे होते हैं कि वो सिर्फ अपनी दवाई एडजस्ट करवा लें तो उनके सिम्टम्स ठीक हो जाते हैं, उनकी तकलीफ़ ठीक हो जाती है, उन्हें दर्द नहीं होता। और अब कुछ अगर दवाई मैक्सिमम एडजस्ट करके, मैक्सिमम डोज है, जितनी दवाइयाँ आपके नुस्खे में हैं वो मैक्सिमम जो दे सकते हैं वो दे दिए हैं, और इसके बावजूद दर्द हो रहा है, जिसका मतलब अब दवाइयों के बस की बात नहीं रही। अब आपको दवाइयों के अलावा जो है नाली बंद जो है उसको खुलवाना पड़ेगा, तब जाके आपके सिम्टम्स ठीक होंगे। वो स्टेंट है या बाईपास है, जो भी है वो करवा लेना चाहिए। ठीक है, यानी कि आप एडवाइस करते हैं कि ज़रूर करवा लेना चाहिए। अच्छा सर, अब एक और सिनेरियो डिस्कस करते हैं कि डॉक्टर ने कह दिया स्टेंट डलवाना है, पेशेंट भी राज़ी हो गया। सर, ये सवाल मैं आपसे पूछूंगी लेकिन यहाँ पर कॉलर है, उनको पहले ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से बात कर रही हैं? जी, मैं अटक से गजाला बात कर रही हूँ। जी गजाला, सवाल पूछे। जी, मेरा सवाल ये है कि मैं डायबिटिक पेशेंट हूँ और बीपी की भी पेशेंट हूँ। ठीक है। तो डॉक्टर साहब से मैंने पूछना ये था कि अब मुझे ऐसे होता है कि रात को ना जब मैं सोती हूँ तो मुझे लगता है कि मेरे दिल को ना किसी ने ऊपर से जैसे दबा लिया है ना इतनी जोर से, और फिर उस वक्त मुझे यूं लगता है कि मैं किसी ऐसी जगह पे हूँ जहाँ से मैं निकलना चाह रही हूँ और निकल नहीं सकती। और घुटन सी थोड़ी देर महसूस होती है। जी घुटन, और चंद सेकंड के लिए ना मेरी बहुत हालत खराब हो जाती है। फिर जब मैं उठ जाती हूँ तो फिर उसके बाद मैं थोड़ी सेट हो जाती अच्छा, हूँ। ये बताइएगा उम्र क्या है आपकी? जी, मैं 60 की हूँ। ठीक है, और दिल के टेस्ट हुए कोई आपके? पिछले साल तो मैंने करवाए थे पिंडी से, वो तो सारे सही थे। ठीक है, लेकिन इस साल अभी तक नहीं करवाए। और वैसे मैं कायदे आजम में डॉक्टर जुबैर शाह की पेशेंट हूँ। ठीक है, ये शुगर के लिए। खानदान में किसी को दिल का मसला है? नहीं जी। ठीक है, और शुगर आपकी कंट्रोल्ड है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल्ड है? जी हाँ, शुगर का तो कुछ पता नहीं होता, कभी कभी हो जाती है ज्यादा, तो बाकी तो अच्छा, कभी दर्द आपको वैसे बैठे बैठे आया है या काम करते हुए आया है या सिर्फ रात को सोते वक्त ये होता है? अब इन दिनों ना मुझे लेफ्ट साइड पे ना किसी टाइम जैसे किसी वेन में ना एक पॉइंट पे मुझे दर्द होते हैं। अच्छा, काबिले बर्दाश्त होता है ये दर्द? जी, ठीक है, होता चंद सेकंड के लिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। आपके सवाल का जवाब लेते हैं। जी सर। जी, आई थिंक उनका एज ग्रुप ऐसा 60 और प्लस शुगर है ना, डायबिटीज़ है काफ़ी सालों से, और उनके जो सिम्टम्स हैं वो सिम्टम्स लगते हैं कि ये एंजाइना दिल की तरफ इनके सिम्टम्स हैं। ठीक है। इन्हें चाहिए कि कार्डियोलॉजिस्ट को दिखाएं। अभी ये डायबिटोलॉजिस्ट को दिखा रही हैं, जिसमें वो इनका ईटीटी एक्सरसाइज टेस्ट या थैलियम स्कैन करवाएं, और मे बी कि नहीं हमें सीटी एंजियो या एंजियोग्राफी की ज़रूरत पड़ेगी, और ये इनका जो मार्जा है ये दिल का लगता है और ये एंजाइना है इनका, और उसमें इनके ज़ुबान के नीचे रखने वाली जो गोली एंजियोसिड है वो हर वक्त इनके पास मौजूद होनी चाहिए कि कहीं रात को डिस्कम्फर्ट हुई है और आप कहीं डॉक्टर के पास नहीं जा सकते या हॉस्पिटल नहीं जा सकते, तो एटलीस्ट उठ के ज़ुबान के नीचे वो गोली तो रख लें जिससे आपको आराम आ जाए। और साथ ही साथ जो दिल की कुछ दवाइयाँ हैं वो आपके कार्डियोलॉजिस्ट शुरू कर दें, और जब तक कि आपकी एंजियोग्राफी या फर्दर टेस्ट हो कि पता नहीं चल जाता कि आपकी नालियाँ बंद हैं कि नहीं। ठीक है सर, लेटने पर ये तकलीफ क्यों आती है? क्या दिल पर जोर पड़ रहा होता है तो उस वजह से कुछ ये लोग प्रॉब्लम होते होता हैं, है? कुछ लोगों को चलने पे दर्द होता है, कुछ को चढ़ाई चढ़ने के पे या जोर का काम करने पे दर्द होता है, कुछ लोगों को खाना खाने के बाद दर्द होता है। ठीक है। लेकिन कुछ मरीज ऐसे होते हैं जो रात को जब लेटते हैं बिस्तर में सोते हैं फिर उन्हें सीने में दर्द होता है, डिक्यूबिटस एंजाइना हम इसे कहते हैं।
तो इसलिए इसको हर पेन को सीरियसली लेना चाहिए। और अगर आपने खाना खाया, पेट भर के खाना खाया और जल्दी सो गए हैं, तो कई दफ़ा उससे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। इसलिए हमेशा ये एडवाइजेबल है कि आप सोने से 2-3 घंटे पहले खाना खा लें और खाना खा के फ़ौरन ना सोएं। और अगर आपको रात को लेटने से आपको इस तरह की तकलीफ़ होती है, तो थोड़ा सा सर ऊंचा करके सोएं और खाने का गैप और सोने का जो टाइम है उसमें अच्छा खासा गैप होना चाहिए। बिल्कुल सर, मैं तकरीबन 6 बजे डिनर कर लेती हूँ और मैं हमेशा से पेशेंट्स को भी ये एडवाइस करती हूँ कि अर्ली डिनर कर लें। और बहुत सारे लोग हमारे मुल्क में सर 10-10 बजे रात का खाना खा रहे होते हैं, विच इज़ वेरी लेट। मेजॉरिटी ऐसे हाँ कर रहे होते जी। हैं। सिर्फ गांव में ऐसे होता है कि वो इशा की नमाज के साथ खाना खाते हैं, उसके पहले वो खाना खा लेते हैं, फिर इशा की नमाज पढ़ते हैं, फिर उसके बाद सोने की तैयारी, जो को बहुत अच्छा टाइम है हाँ। सोने के लिए। तो ये हमारे यहाँ ये वाला है कि 10-11 बजे लेट खाना खाया, फिर फ़ौरन लेट गया बिस्तर पे। वो खाना जो है यहाँ तक गले तक अटका हुआ होता है और आपको रात को फिर वो तंग करता है। कई दफ़ा तो उसकी वजह से वाटर ब्रश है, उसकी वजह से एसिडिटी वो तंग करता है। कई दफ़ा वो खाना जो है वो खून को इतना गाढ़ा कर देता है और वो मरीज़ जो को जिनकी नालियाँ बंद होती हैं, उस खाने के साथ और इस रूटीन के साथ उन्हें रात के पहले पैर में या दूसरे पैर में हार्ट अटैक होने का डर होता है। यहाँ पर कॉलर है, उनको शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? वालेकुम सलाम, मैं आरिफ बात कर रहा हूँ मियांवाली से। जी आरिफ, सवाल पूछिएगा। जी, मेरा डॉक्टर साहब से ये रिक्वेस्ट है कि मुझे जो है ना तकरीबन 20 दिन हो गए हैं, दिल की धड़कन जो है ना तेज हो गई है। अच्छा। मैंने ईसीजी कराई, ईसीजी सही है, ब्लड प्रेशर भी सही है, शुगर भी सही है। और इससे 1 साल पहले मुझे जो है ना कोई थोड़ी सी टेंशन है तो होंठ कपाना जो है ना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, ठीक तो है। ये दिल की अभी जो है तकरीबन ये 3-4 दिन पहले जो है ना दिल में जिस तरह चुभन सी है ना इस तरह महसूस हुई है। ब्लड प्रेशर भी सही है, शुगर भी सही है। ये ठीक क्या है। इशू है? आप ये बताइएगा उम्र क्या है आपकी और कोई स्ट्रेस है आजकल आपको? नहीं, मैं 36 साल मेरी एज है और वजन मेरा वेट जो है मेरा 70 केजी है। ठीक है। और कोई परेशानी तो नहीं है आजकल? नहीं, कोई परेशानी भी नहीं। ठीक है। तो आप ये बताइएगा कोई टेस्ट वगैरह हुए हैं आपके, कोई थायराइड के टेस्ट या दिल के टेस्ट वगैरह हुए हैं, खून के नहीं, टेस्ट? कुछ भी वैसे नहीं हुआ है। वैसे जो है ना कोई ऐसा वैसे मैंने टेस्ट नहीं कराया। ठीक है। और ये जो दिल की धड़कन तेज होती है, ये कभी आपने खुद अपनी नब्ज पे हाथ रख के इसको कैलकुलेट किया है कि कितनी होती है? नहीं, ये कभी नहीं की, लेकिन ये है कि जब खासकर सोते हुए ये चीज बड़ी फील होती है। ठीक है। चाय वगैरह का इस्तेमाल तो ज्यादा नहीं है? चाय तो पीते हैं, नॉर्मली चाय पीता हूँ, कोई इतनी शौक से नहीं पीता। सही है, ठीक है। और खानदान में आपने कहा किसी को दिल का मसला है या नहीं? नहीं है, किसी को भी नहीं है। ठीक है। ब्लड प्रेशर जो है ना मेरा ये 80-120 जो है। वॉक वगैरह करते हैं आप? जी, वॉक तो करते हैं। अच्छा, ठीक है। चलें, बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। सवाल का जवाब लेते हैं। जी सर। जी, इनका उम्र इनकी 36 साल है और जो सिम्टम्स इन्होंने बताए हैं वो ज़्यादातर एंग्जाइटी और परेशानी वाले सिम्टम लगते हैं। लेकिन फिर भी इन्हें अपने दिल के टेस्ट सारे करवा लेने चाहिए, जिसमें खून के टेस्ट हैं और कोलेस्ट्रॉल है, शुगर है, जो किडनी के टेस्ट हैं, यूरिक एसिड है, और साथ साथ इन्हें ईटीटी अपना एक्सरसाइज टेस्ट और इको जो है वो ज़रूर करवा लेना चाहिए। डॉक्टर साहब को दिखाएं। और ज़्यादातर इनका एंग्जाइटी वाला इशू है, होठ जो कांपना शुरू हो जाते हैं, दिल की धड़कन तेज होती है, पसीने आने शुरू हो जाते हैं। और वॉक आधे घंटे से 1 घंटा ब्रिस्क वॉक, जिसे हम तेज़ वॉक कहते हैं, वो इन्हें ज़रूर करनी चाहिए। लेकिन ये टेस्ट करवा के एक दफ़ा ज़रा शक अपना निकाल लें। मैं ये नहीं इनसे पूछा जी कि वॉक कितनी करते हैं, कितनी टाइम के लिए करते हैं, क्या इनके वालदैन बहन भाई किसी को दिल की तकलीफ़ है, क्या इनकी फैमिली में ददयाल ननियाल में किसी को नहीं है। हाँ वो है कि नहीं है। तो उसके बाद फिर एंटी एंग्जाइटी जो मेडिसिन है, रिलैक्सेंट्स है, वो अपने डॉक्टर के मशवरा शुरू करें तो इनका ये मसला हल हो जाएगा। लेकिन दिल के टेस्ट करवा के दिल की बीमारी का शक निकालना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, बेसलाइन जो टेस्ट हैं वो ये करवा लें ताकि पता चल जाए कोई मेडिकल कंडीशन नहीं है। अगर मेडिकल कंडीशन नहीं है तो फिर बाज़ वक़्त एंग्जाइटी की वजह से भी दिल की धड़कन तेज़ होती है और बाज़ वक़्त हमें लग रहा होता है कि बज़ाहिर कोई परेशानी नहीं है, लेकिन बैक ऑफ माइंड में कोई ना कोई परेशानी होती है जो कि बॉदर कर रही होती है, एकदम से जहन में ख्याल आता है और उससे आपके दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है। लेकिन नाज़रीन, ये तब है जब आपके सारे टेस्ट नॉर्मल आए हों और हर चीज़ ठीक हो, तो तब हम ये कहते हैं। सर, हम बात कर रहे थे कि किस तरह से बाज़ लोगों को वॉक करते वक्त या जॉग करते वक्त दिल का दौरा पड़ जाता है। इस पर मैं सवाल आपसे पूछूंगी, लेकिन यहाँ पर कॉलर है, उनको लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, मेरा नाम नाजिया है। सवाल पूछिएगा। मेरे हस्बैंड की उम्र 38 साल है। ठीक है। उनके मतलब ना दिल पर बहुत ज्यादा बोझ रहता है।
अच्छा, हर वक्त रहता है? उल्टे कंधे में भी बहुत ज्यादा दर्द आती है, बाजू में, पूरे में। हाँ ये कब जी। से हो रहा है? ये कब से हो रहा है? और ये जो काफी दर्द है अरसे से हो रहा है जी, जी, काफी अरसे से। अच्छा, ये जो दर्द है क्या ये जो है इस कदर सिवियर होता है कि साथ पसीना आ जाता है, या कहीं पे ये ट्रैवल करता है, बाजू में जाता है या पीछे कंधों में जाता है? जी, ये बाजू में भी जाता है, ठीक है, और पसीना एकदम इस कदर आ जाता है कि वो बिल्कुल भीग जाते हैं पसीने में। ठीक है। कोई टेस्ट वगैरह करवाए हैं, डॉक्टर को दिखाया है जी, उन्होंने? ECG वगैरह करवाई थी, वो बिल्कुल नॉर्मल आई थी। खानदान में किसी को दिल का मसला है? जी हाँ, उनके उनके जो अब्बू है ना, उनका बाईपास हुआ है, उनको है दिल का मसला। ठीक है। और आपके हस्बैंड तंबाकू नोशी वगैरह करते हैं, स्मोकिंग? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। वॉक वगैरह करते हैं? जी हाँ, खेती बाड़ी वगैरह करते हैं, खेत में मतलब काम वाम करते हैं। ठीक है। डायबिटिक तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। आपके सवाल का जवाब लेते हैं। जी सर। जी, उनका आई थिंक फैमिली हिस्ट्री है, उनके वालिद साहब को भी प्रॉब्लम है और सिम्टम्स इनके ऐसे हैं जो कि लगता है कि दिल की तकलीफ़ होगी, तो इन्हें चाहिए कि कार्डियोलॉजिस्ट को दिखाएं। और अगर तो ये ब्लड टेस्ट है, इको है और स्ट्रेस टेस्ट ETT है, वो अगर ETT कर सकते हैं कि नहीं कर सकते तो सीधी CT एंजियोग्राफी, CT एंजियोग्राफी या कॉर्नरी एंजियोग्राफी करवानी चाहिए, ताकि पता चले कि इनकी दिल की नालियां बंद तो नहीं है, क्योंकि सिम्टम्स इनके ऐसे हैं उससे लगता है कि शायद दिल की नालियां बंद है और ये दिल का ही मसला है, और इसको शक निकालना बहुत ज़रूरी है। और इन द मीन टाइम जब तक इनके ये टेस्ट वेस्ट नहीं होते, इन्हें चाहिए कि अपनी दवाइयाँ शुरू कर दें, और अगर दवाइयों टेस्टों के बाद पता चलता है कुछ नहीं है तो फिर बेशक उसके बाद डॉक्टर के मशवरे से दवाइयाँ बंद कर दें। अच्छा सर, ये एक टिपिकल केस था जिसमें ये हॉस्पिटल गए, ECG हुई, ECG ठीक आई और ये घर आ गए। तो ये इस तरह से क्यों होता है कि ECG के बाद पेशेंट मज़ीद टेस्ट नहीं करवाते? क्या डॉक्टर उनको नहीं कहते कि आपने टेस्ट करवाने हैं, या पेशेंट खुद रिलक्टेंट होता है? यहाँ पर किसकी बेहतियाती है? दोनों की। यहाँ पे दोनों की होती है कि मरीज़ जो चाहता है बस मुझे ये बताएं कि मैं ठीक हूँ, और जल्दी बताएं मैं ठीक हूँ, मुझे लंबे चक्कर में ना डालें, क्यों कुछ ना कुछ निकल आएगा उसमें। डॉक्टर ये चाहता है जी, उसके पास रश है, वो कहता है अच्छा ECG ठीक आई है, अगले को मैं देखूँ ना कहूँ आपकी ECG ठीक है, आप ठीक ठाक हैं। जो कुछ ज्यादती है मरीज़ के साथ ज्यादती है। मरीज़ जब आपके देखें, हम जो डायग्नोसिस दिल का करते हैं या दिल की बीमारी का करते हैं, वो हमारे टेस्ट ख़राब है तब नहीं हम करते, हम मरीज़ को सुनते हैं कि मरीज़ को तकलीफ़ क्या हुई है और उसका हिस्ट्री क्या है, सिम्टम्स क्या हैं, कैसे उसको सिम्टम्स होते हैं। और कई दफ़ा जो टेस्ट हैं वो आपको गलत बता रहे होते हैं, वो नॉर्मल आ रहे होते हैं, लेकिन मरीज़ को तकलीफ होती है, उसकी दिल की नालियां बंद होती है, उसको हार्ट अटैक आने वाला होता है, बिल्कुल। और वो आपने वो हार्ट अटैक से बचाना, मरीज़ ने अपना काम कर दिया कि आप तक पहुंच गया। अब डॉक्टर की जो है वो ड्यूटी बनती है कि वो उसे सही तरीके से डायग्नोज करे और उसका इलाज करे। तो मैं अगर मुझे एक मरीज़ कहे जी कि ये है, उसके में तकलीफ़ हुई है और मैं कन्विंस हो गया हूँ कि ये इसकी दिल की तकलीफ़ है, जो कुछ मुझे ये बता रहा है, हिस्ट्री बता रहा है, और टेस्ट उसके मैं करवा रहा हूँ, सारे के सारे नॉर्मल है, मैं उसे घर नहीं जाने दूंगा। ठीक है। मैं उसको लटाऊंगा, 24 और 48 आवर ऑब्जर्व करूंगा, और अगर मुझे पॉसिबल हुआ तो मैं हो सकता है एंजियोग्राफी करूं, क्योंकि एंजियोग्राफी एक ऐसा गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है जो 100% आपको बताता है कि आपकी नालियां बंद हैं कि नहीं है, मसला है कि नहीं। हाँ, वो जब क्लियर आ जाएगा तो फिर मुझे तसल्ली होगी कि अब मैं मरीज़ को कह सकता हूँ आपको दिल की तकलीफ नहीं है, आप घर चले जाए। ऐसे ही है सर, क्योंकि ये मरीज़ की इतनी कोताही नहीं है जितनी कि डॉक्टर की है। ये डॉक्टर की जिम्मेदारी है कि अगर पेशेंट आपके पास आ गया है तो आपने उसको होल्ड करना है, वहाँ पर आप उसको एडमिट कराएं, अंडर ऑब्जर्वेशन रखें। और यही फॉरेन कंट्रीज़ में अगर ये डॉक्टर की बेहतियाती हो तो उस पर डॉक्टर की जॉब जा सकती है, उसका लाइसेंस जा सकता है, क्योंकि मरीज़ ने अपना काम किया, वो डॉक्टर के पास आया, लेकिन डॉक्टर ने जो है वो टेस्ट पे रिलाई करके पेशेंट को घर भेज दिया। तो इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है नाज़रीन, हम आपको बताते रहते हैं कि आपने डॉक्टर का पीछा तब तक नहीं छोड़ना जब तक कि आप खुद सेटिस्फाइड नहीं हैं। यहाँ पर कॉलर हैं, उनको लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? वालेकुम जी, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? मोहम्मद अफसर नाम है, मैं इस्लामाबाद से बात कर रहा हूँ। जी, सवाल पूछिएगा। एक्चुअली मैं जब खाना खाता हूँ तो मेरे सर में पसीना बहुत होता है, वैसे BP तो मेरा नॉर्मल रहता है। ठीक है। एज क्या है आपकी? एज मेरी 46 है और मेरा वेट 82 है। अच्छा, ठीक है। हाइट कितनी है आपकी? हाइट 173 सेंटीमीटर है। अच्छा, ठीक है। दिल का मसला खानदान में किसी को है? अब मेरे वालिद साहब को था, हार्ट अटैक हुआ था, उनकी डेथ हुई थी। अच्छा, भाई बड़े को है। किस उम्र में हुई थी उनकी डेथ? उनकी डेथ 68 ईयर में। अच्छा, कोई टेस्ट वगैरह करवाए हैं आपने, बेस लाइन या दिल के टेस्ट? पहले एक दफा करवाए थे
4-5 साल पहले इको करवाई थी, उसमें तो ठीक था। अच्छा, ये बताइएगा कि खाना आप ओवर ईटिंग तो नहीं करते, और क्या पसीनों के साथ कोई दर्द वगैरह भी आता है आपको? नहीं, दर्द तो नहीं आता, दर्द तो नहीं होता, लेकिन ओवर ईटिंग तो मैं नहीं करता, मैं तो एक रोटी खाता हूँ। अच्छा ठीक है, फिर भी आ वॉक जाते हैं वॉक पसीना। वगैरह ठीक है, करते हैं। वॉक वगैरह करते हैं, और सिगरेट तो नहीं पीते? नहीं, सिगरेट नहीं पीता, लेकिन वॉक नहीं करता, वॉक जो है ना, वॉक मैं ठीक है। आपने टेस्ट वगैरह भी नहीं करवाए, आप कह रहे हैं? अभी रिसेंटली आपने पहले एको तो करवाई है, कोई और टेस्ट नहीं हुए आपके? एक्चुअली मैंने ब्लड पिक्चर करवाई थी जिसमें कोलेस्ट्रॉल मुझे आया था पहले। खाने में एहतियात कर रहे हैं आप? टेस्ट तो नहीं हुआ अभी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया, आपके सवाल का जवाब लेते हैं। जी सर, खाना खाते हैं पसीना आ जाता है और कोई दर्द वगैरह वो नहीं? कोई मेन सिम्टम नहीं है, लेकिन इनकी एज ऐसी है और इनकी फैमिली हिस्ट्री जो है वो हार्ट प्रॉब्लम की है, तो मैंने सजेस्ट करूँगा कि जस्ट स्क्रीनिंग के लिए अपने ब्लड टेस्ट जो कोलेस्ट्रॉल वाले और यूरिया क्रेटिनिन और यूरिक एसिड, शुगर, ये टेस्ट करवा लें, साथ एको और ईटीटी जो है वो अपनी ज़रूर करवा लें। वो साल में एक दफ़ा करवा लिया करें, क्योंकि फैमिली हिस्ट्री है और उन्हें पता चल जाए अगर उस टेस्ट में कोई ख़राबी है तो आगे कुछ करें। ये जो प्रेजेंट इनके सिम्टम्स हैं, इनका दिल के साथ ऐसा उस तरह कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है। वॉक शुरू कर दें, वॉक कम से कम आधा घंटा डेली होनी चाहिए, तो होपफुली उससे इन्हें काफ़ी ज़्यादा जो है वो रिलीफ जी। मिलेगा। और अगर खाना खाते वक्त पसीने आ रहे हो तो 2-3 रीजंस हो सकते हैं। या तो मिर्चें बहुत ज़्यादा होती हैं बाज़ लोगों की, आप जल्दी में खा रहे हैं, आप जल्दी में खा रहे हैं, उस वजह से हो सकता है। और जिस तरह कि हमने कहा कि टेस्ट वगैरह करवा लें, अगर सब कुछ ठीक है तो फिर ये कोशिश करें कि ये थोड़ा स्लो खाना खाएं, कम मिर्चों वाला खाना खाएं, और जो है खुशहाल रहें। अच्छा सर, हम बात कर रहे थे कि अगर एक पेशेंट जॉग कर रहा है और उसको हार्ट अटैक हो गया है तो उसको रुक जाना चाहिए। इसी तरह अगर आप ओवर ईटिंग कर लेते हैं, तो क्या ये दोनों सिचुएशंस ऐसी हैं जिसमें अगर आप भरे हुए पेट से जॉग कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपके दिल को ज़्यादा जोर लगाना पड़ रहा है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक आ गया? क्यों हार्ट अटैक हो जाता है इस तरह? उसमें देखें, जब आप खाना खाते हैं तो आपको मैदे को जो है सप्लाई दिल को ज़्यादा देनी पड़ती है, ब्लड सप्लाई। दूसरी, जब आप चल रहे होते हैं तो टांगों को ब्लड सप्लाई देनी होती है आपके फिजिकल एक्सरसाइज के लिए, तो हार्ट का जो काम है डबल हो जाता है, मैदे के लिए भी और टांगों के लिए। और जब उसके ऊपर काम डबल हो जाता है और उसकी नालियाँ बंद हों तो वो उसके लिए कोप करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और उसमें से फिर वो, क्योंकि डिमांड ज़्यादा होती है, हार्ट जो है ब्लड कम सप्लाई कर सकता है क्योंकि नालियों में रुकावट है, उसमें फिर जो है आपको हार्ट अटैक होने के चांसेस होते हैं। और जहाँ आपको चलते हुए डिस्कम्फर्ट, देखिए वो मरीज़ जो चल रहे हों और उन्हें सीने में दर्द आ जाए और फ़ौरन वो रुक जाएं और बैठ जाएं, वो हार्ट अटैक से बच सकते हैं। ठीक है। वो जो मरीज़ है, एक ये भी साइकी है मरीज़ों में कि मैं जितना चलूँगा मेरा कोई कचरा फंसा हुआ निकल जाएगा तो मेरा हार्ट अटैक रुक जाएगा। हार्ट अटैक उनको होता है जो ज़ोर से या एक्सरसाइज से उस दर्द को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, उससे उनका दर्द बढ़ता है, उससे उनका हार्ट अटैक बढ़ता है और बहुत जानलेवा साबित हो सकता है। इसलिए जब आप वॉक कर रहे हो या खाना खाएं और सीने में बोझ आए, वो एक्टिविटी वहीं पे रोक दें और रेस्ट करें और 1 मिनट इंतज़ार करें, और अगर उससे आराम ना आए तो ज़ुबान के नीचे एंजिसाइड रख लें। और साथ ही साथ अगर ये दर्द बढ़ता चला जाए तो डिस्प्रिन की गोली चबा के खा जाएं। 5 मिनट के बाद दूसरी गोली रखें, फिर 5 मिनट के बाद तीसरी गोली रखें अगर आराम ना आए। और ये तीसरी के बाद आराम ना आए तो फ़ौरन अस्पताल भागे। हो सकता है कि ये हार्ट अटैक है जो अस्पताल ही जाके रुकेगा, जहाँ पे स्पेशल ट्रीटमेंट शुरू होगी फिर ही जाके होगा, या हो सकता है कि आपको वहीं पे एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी की ज़रूरत पड़े और फ़ौरन नाली अगर खुल जाए तो आप जो है उसकी कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं, हार्ट अटैक से बचते हैं। बेसिकली जो कोशिश होती है, हम जो ये प्रोग्राम भी कर रहे हैं और हम जो लोगों को मशवरे भी दे रहे हैं, इसका मकसद ये है कि लोगों को हार्ट अटैक से बचाएं। ठीक। क्योंकि जब एक दफ़ा हार्ट अटैक हो गया तो वो डैमेज हो गया, वो तो मुस्तकिल डैमेज है, मर गया, दिल का पट्टा मर गया, उसे हम वापस नहीं ला सकते। ये जो हमारी जो सारी कोशिश है ये है कि आपको हार्ट अटैक ना हो, दिल के पट्टे को कोई डैमेज ना हो और वो जो है दिल नार्मल रहे आपका। ठीक है, यहाँ पर कॉलर उनको लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? जी वालेकुम सलाम, मैं गुजर खान से बात कर रहा हूँ, ममरेज अख्तर। जी, सवाल पूछिएगा। तो सवाल सर मेरा ये है कि मैं हार्ट का मरीज हूँ और होम आर्मी होल्डर हूँ, मैं आर्मी होल्डर हूँ और रिटायर। अच्छा ठीक है। तो मैंने MH से FIC से मैंने ट्रीटमेंट करवाई है। तो ये तकरीबन 3 साल से ये मसला चल रहा है। तो जब मेरा एंजियोग्राफी हुआ है तो मुझे डॉक्टर साहब कहते हैं कि जरा आपके जो नालियां हैं इनमें चर्बी तो है लेकिन इतना नहीं है कि हम आपको स्टड डाल दें। ठीक है, दवाइयां दी थी? फिर उन्होंने दवाइयां मुझे तजवीज़ की, वो दवाइयां मैं ले रहा हूँ 3 महीने 4 महीने
6 महीने बाद मुझे काफी फर्क पड़ गया, मैं तकरीबन ठीक हो गया हूँ ना। ठीक है। तो अभी मेरी सूरत आज ये है कि अभी इसको तकरीबन 3 साल गुजर गए हैं, अभी मुझे किसी किसी वक्त दर्द शुरू हो जाता है ये लेफ्ट साइड पर। ठीक है, तो आपने दोबारा से चेक करवाया है, दोबारा से आपके टेस्ट रिपीट बिल्कुल, हुए? मैं जाता रहता हूँ, मैं पिछली 4 महीने जाता हूँ अस्पताल अपना FSC में। ठीक है। तो वहां से उन्होंने, मैंने बताता हूँ उनको मैं कि यार ये मुझे दर्द हो रहा है, तो बस कहते हैं ठीक हो जाएगा, ये दवाई आपकी मैम चेंज कर रहे हैं, ये अच्छा। दवाई आपकी चेंज कर रहे हैं, उस हिसाब से करते हैं। तो अभी फिर मैंने इंशाल्लाह जाना है 22-23 तारीख को, इंशाल्लाह ठीक है, जाऊंगा। यानी तो दवाई दोबारा चेंज वैसे करने उनको के मैं बताऊंगा, बावजूद। लेकिन ये हमारे डॉक्टर साहब बहुत अच्छा ब्रीफ कर रहे हैं हमें, ठीक तो है। इसलिए मुझे ख्वाहिश आ गई कि मैं इनसे कर लूँ थोड़ा मालूमात। ठीक है, उम्र क्या बताई आपने? मेरी उम्र है 65। अच्छा, और सिगरेट नोशी वगैरह तो नहीं कर रहे, वॉक वगैरह नहीं, करते? मैं बिल्कुल कुछ भी नहीं कर रहा, बिल्कुल अल्लाह के फजल से शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक कुछ है। नहीं कर रहा हूँ। और खानदान में दिल का मसला है किसी को? नहीं, मेरे से अलावा अभी किसी को नहीं। ठीक है, डायबिटिक तो नहीं है आप? नहीं, क्या शुगर? जी जी। जी। नहीं, शुगर नहीं है, मैंने चेक कराई है, ये जो ओपन करते हैं वो फीते के साथ, वो तो मैंने कराई है, डायरेक्ट खून से तो मैंने नहीं करवाई, ठीक है, उसमें तो नहीं है। चलें, बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया, आपके सवाल का जवाब लेते हैं। जी सर। जी, आई थिंक उन्होंने एंजियोग्राफी की और उन्होंने बताया जी कि आपका इतना मसला नहीं है कि आपको स्टेंट डाला जाए, दवाइयों से ही आप जो है आपके सिम्टम ठीक हो जाए, और ये ठीक रहे। और अब ये कह रहे हैं कि इन्हें सीने में बाईं तरफ दर्द होता है। तो अभी नेक्स्ट टाइम जो इन्होंने दिखाने जाना है तो डॉक्टर साहब को एक रिक्वेस्ट करें कि मेरी EGT करवा लें। ठीक है। हाँ, वर्जिश वाला टेस्ट मेरा करवा लें। वो टेस्ट अगर नॉर्मल आ गया तो फिर इन्हें रिलैक्स करें, फिर इन्हें कोई फिक्र वाली बात नहीं है। मेरा ख्याल है कि बीमारी निकली, लेकिन इतनी ज़्यादा बीमारी नहीं थी जिसमें किसी किस्म की इंटरवेंशन की ज़रूरत हो। मेडिसिन उन्होंने लिखती, मेडिसिन इन्हें खाते रहना चाहिए, सिम्टम के ठीक है। तो अभी ये जो पेन बता रहे हैं, लेफ़्ट साइड पे पेन होता हो सकता है कि दिल का पेन ना हो, ये पट्ठों का दर्द हो, लेकिन फिर भी इनको वो ETT करवा लेनी चाहिए। और ETT जो है उसके बाद अगर वो नॉर्मल आ जाती है तो रिलैक्स करें, अगर उसमें कोई चेंजेस आती हैं तो फिर डॉक्टर साहब उसी हिसाब से इन्हें आगे एडवाइस कर देंगे। हाँ बिल्कुल, ETT अगर ये करवा लेंगे तो उससे बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो क्लियर हो जाएंगी, और अगर फिर ये ठीक रहते हैं तो फिर इनको कोई ज़रूरत नहीं है स्टेंट डलवाने की। अदरवाइज़ ये है कि फिर ये डलवा लें ज़रूर। अच्छा सर, हम बात कर रहे थे कुछ खाने पीने के हवाले से कि किस तरह से दिल को एक्स्ट्रा एफर्ट करनी पड़ती है। मैं चाहती हूँ कि आजकल सर्दियाँ हैं तो बहुत सारे लोग नट्स वगैरह बहुत इस्तेमाल करते हैं, और यूजुअली जो बाज़ार में नट्स मिलते हैं वो सॉल्टेड होते हैं। तो दिल के मरीज़ को क्या करना चाहिए? कुछ इस तरह के आपने नट्स खाने हैं जिन पर सॉल्ट ना डला हो, या वो ये खा सकते हैं लेकिन कम मिकदार में? देखिए, वो जिनको ब्लड प्रेशर है उन्हें तो बिल्कुल ही सॉल्टेड नहीं खाने चाहिए, जिनको नमक लगा होता है वो नहीं खाने चाहिए। और जिनको नहीं है, या जिनको हार्ट फेलियर है ना, यानी उनको हार्ट अटैक हुआ है, या ब्लड प्रेशर है, या शुगर है, और उसकी वजह से दिल बढ़ गया और कमज़ोर हो गया और हार्ट फेल हो गया, उसमें सॉल्टेड की सूरत में नहीं खानी चाहिए, क्योंकि फिर फ़ौरन आपके फेफड़ों में पानी भर जाता है और आपकी सांस ख़राब होनी शुरू हो जाती है। अनसॉल्टेड जो है वो हमेशा कोशिश ये करें, जो नट्स हैं वो जो बग़ैर नमक के हैं वो खाने चाहिए, और थोड़ी मिकदार में खाने, 4-4, 5-5 दाने जो है वो खाने चाहिए। और नमक का जो इस्तेमाल कम, और चिकनाई, आजकल सर्दियां हैं तो सर्दियों में समोसे, पकोड़े, मछली, कचौरियाँ, हर एक चीज़ गरम गरम सारी चलती है, और समझते हैं उससे सर्दी ख़त्म होती है। और वो गर्म चीज़ से तो सर्दी जो है जो उसका टेम्परेचर उससे तो ख़त्म होता है, लेकिन जो बाकी चीज़ें आप चिकनाई खा रहे हैं उससे आपको अंदर डैमेज हो बहुत रहा है। डैमेज यहाँ होता है, पर कॉलर चिकनाई है बहुत होती है। आखिरी, उनको लेते हैं हम लोग। अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? वालेकुम अस्सलाम जी, मेरा नाम फयाज अहमद है, मुल्तान से बात कर रहा हूँ। जी फयाज, सवाल पूछिएगा। सवाल मेरी मिसेज है, मैं उनका 97 में फालज का अटैक हुआ था, तो मेरा सलाम है डॉक्टर अजहर कियानी साहब से, उस वक्त ये मुल्तान में थे, तो इन्हीं के अंडर में उनकी ट्रीटमेंट हुई थी। फिर उसके बाद इन्होंने एडवाइस किया था कि इसका ऑपरेशन करवा लें, और हमने फिर AFIC में इन्हीं के अंडर में जाके AFIC में ऑपरेशन एडवाइस किया था इन्होंने। ठीक है। तो अल्लाह इनकी उम्र दराज करे, सेहत दे, और जब से माशाल्लाह मेरी मिसेज ठीक है। लेकिन इनसे रिक्वेस्ट ये थी कि अभी इनके ना वो क्लोज हार्ट सर्जरी हुआ था, क्लोज हार्ट सर्जरी, तो उसमें वो कभी कभी पेन होने लग जाता है, लेफ्ट साइड में पेन होने लग जाता है। ठीक है, दवाइयाँ इस्तेमाल कर रही हैं अपनी? दवाइयाँ इस्तेमाल कर रहे हैं जी। ठीक है, और ये पेन आपको लग रहा है कि क्या जख्म में है दर्द, या कि दिल का दर्द आपको महसूस हो रहा है? नहीं नहीं, दिल का नहीं, जख्म का जी। अच्छा। जख्म जो है ना लेफ्ट साइड पे जो क्लोज हार्ट सर्जरी, दिल में भी कह रही है थोड़ा सा दर्द होता है। ठीक है, तो फॉलो अप करवा रहे हैं? फॉलो अप है जी, फॉलो अप है,
ठीक है। इनसे भी उस वक्त पिंडी में आके 1-2 दफा चेक करवाया था। ठीक है। इनकी शफकत है, मोहब्बत है, इन्होंने बहुत आला ट्रीटमेंट किया था उस जमाने में, तो अल्लाह इनकी उम्र दराज करे। आमीन। और अभी भी इन्हीं के अक्सर याद करते रहते। आज इनको देखा तो दिल बड़ा खुश हुआ कि 97 में इन्होंने कहा था कि फयाज साहब आप एक ऑपरेशन करा लें, अगले जिंदगी के 40-50 साल बड़े अच्छे गुजरेंगे। तो अल्लाह का शुक्र है कि इनकी दुआओं से और इनकी मेहनत से बड़ा काफी बेहतर काम। बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया, आपके सवाल का जवाब लेते हैं, और बहुत शुक्रिया दुआओं का भी। जी सर। जी, आई थिंक वेरी नाइस ऑफ हिम। और उनकी दुआएं, जो मरीज़ों की दुआएं हमेशा मेरे हाथ में बरकत डालती हैं, और मैं मुझसे और ज़्यादा मरीज़ जो सेहतयाब होते हैं, और हमेशा हमें मरीज़ों की दुआओं की ज़रूरत होती है। और इनका जो पेन ये बता रहे हैं, उस पेन का ये है कि एक सिंपल पेन किलर से जो है, डायजेसिक हो गई या ब्रूफिन हो गई या पैनाडोल हो गई, उससे वो ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर चलने से दर्द होता है तो वो हो सकता है वो एंजाइना का दर्द हो, तो वो डॉक्टर साहब को ज़रा दिखाएं, वहाँ पे जो उनके चंद टेस्ट हो जाए। और अगर पॉसिबल हो, भी काफ़ी साल हो गए इनको करवाए हुए बाईपास, तो एक सीटी एंजियो ज़रूर करवा लें। तो सीटी एंजियो से हमें पता चल जाएगा कि इनके बाईपास काम कर रहे हैं कि नहीं काम कर रहे, और वो उसमें कोई ब्लॉकेज वगैरह तो नहीं आई। तो होपफुली आई थिंक ये बाईपास इनके क्लियर ही होंगे। नेक्स्ट टाइम जब इनकी रिपोर्ट आ जाए तो वो रिपोर्ट फिर हमारे साथ शेयर कर लें। और यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आपकी जो खातून खाना है, अगर वो कोई कंप्लेन करती है कि मुझे मसला है, तो फिर ये जिम्मेदारी बनती है कि उनको एक दफ़ा डॉक्टर को दिखा लें, क्योंकि आधा मसला डॉक्टर को दिखाना ही ठीक हो जाता है। और थोड़ा साइकोलॉजिकल भी होता है, थोड़े से पेशेंट को सपोर्ट चाहिए होती है। और दिल के मरीज़ थोड़े से जो होते हैं वो सेंसिटिव भी हो जाते हैं, उनको लगता है कि हमारा दिल का मसला है। सर, आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूँगी कि अगर किसी के सर में हर वक्त दर्द रहता हो, तो क्या ये भी दिल का मसला हो सकता है या ब्लड प्रेशर की वजह से हो सकता है? ऐसे में क्या करना चाहिए? बिल्कुल, आई थिंक ना इसका ब्लड प्रेशर के साथ ताल्लुक है, ना दिल के साथ ताल्लुक है। सर दर्द जो है वो किसी वजह से होता है। घर वालों की वजह से हो सकता है, मियाँ को बीवी की वजह से, बीवी को मियाँ की वजह से हो सकता है, आपके दोस्तों की वजह से, जहाँ पे आप काम कर रहे हैं उनकी वजह से सर दर्द हो सकता है, टेंशन हो सकती है। तो उसको आप 2 पैनाडोल लेकर ठीक कर लें। लेकिन अपना चेकअप ज़रूर करवा लें, देख लें ब्लड प्रेशर या कोई और चीज़ ख़राब तो नहीं है। नज़र आपकी ठीक है, नज़र कमज़ोर हो तो सर दर्द होना शुरू हो जाता है। तो पीरियडिकली हर 6 महीने साल के बाद नज़र चेक करानी चाहिए। और कई दफ़ा सिर्फ रिलैक्स 6 से 8 घंटे नींद पूरी करने से ही सर दर्द ठीक हो जाता है। तो ये सिंपल चीज़ें होती हैं, जिससे ज़रूरी नहीं है कि सर दर्द किसी बड़ी बीमारी की अलामत हो। तो एक दफ़ा चेकअप आप ज़रूर करवा लें, लेकिन रिलैक्स करें, नींद पूरी करें, और 2 पैनाडोल ले लिया करें। जी, बहुत शुक्रिया सर फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। जी नाज़रीन, प्रोग्राम आपने देखा, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। हमारा फाइनल मैसेज ये है कि एक दूसरे को टाइम दीजिए, एक दूसरे को सुनिए, कम्युनिकेट कीजिए। अपने बच्चों को भी, अपना अगर शौहर है तो वो बीवी को टाइम दे, बीवी जो है वो शौहर को सुने। बहुत सारे मसले मसाइल वहीं पर हल हो जाते हैं जब आप बातचीत से एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, कीप स्माइलिंग एंड कीप वॉकिंग। अल्लाह हाफ़िज़।